हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पटेल और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या 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 हो गया यार? और तू 9 महीने तक वीडियो नहीं डालेगा तो यही होने वाला है। 9 महीने के बाद शक्ल दिखाने आया है। इस तरह से YouTube चैनल नहीं चलते बेटा। हाँ आप सही कह रहे हो। और तुझे तो शर्म आनी चाहिए। शर्म के मारे मर जाओ, उसके बाद वीडियो बना। अरे पाजी, मर जाऊंगा तो वीडियो कैसे बनाऊंगा? यस आई नो, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा डिले हो चुका है इस बार क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस से। ठीक है, तो अब जो चीज हो चुकी है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज होने वाली है डेफिनेटली उस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं। सो इसके आगे अपना चैनल शुरू हो चुका है। जो 9 महीने का ब्रेक था वो खत्म हो चुका है। अभी आगे से मैं कंटिन्यू वीडियो वगैरह बनाने वाला हूं। देखो यार, 100 बात की एक बात है, मैं तुम लोगों को भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम लोग मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सो वेलकम टू टेक्नोलॉजिकल किक्स। आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है स्पार्क एसक्यूएल। 2 मिनट के लिए स्पार्क को भूल जाओ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एसक्यूएल। आई होप आप लोगों को एसक्यूएल के बारे में आइडिया होगा कि लेट्स से जिस तरह से अपना माई एसक्यूएल होता है या फिर एसक्यूएल सर्वर है या फिर ओरेकल है। आई होप आप लोगों ने इन चीज़ों के साथ काम किया होगा। जब हम इन चीज़ों के साथ काम करते हैं, मतलब जो अपने स्ट्रक्चर्ड जो RDBMS है उनके साथ काम करते हैं, तो उसके अंदर कैसा होता है कि वी हैव वन डेटाबेस के अंदर होता है टेबल, और उस टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वी गो फॉर वन लैंग्वेज जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी आसान है, मतलब बहुत ही कम शब्दों में हमें जो चाहिए वो उस टेबल के अंदर से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस SQL। तो ये हो गई SQL की बात। नाउ हमें एक चीज़ पता है कि ये जो ट्रेडिशनल RDBMS है, मतलब अपने MySQL हो गया या फिर SQL सर्वर हो गया, ओरेकल वगैरह हो गया, ये बिग डेटा को प्रोसेस करते टाइम थोड़ा मतलब क्या बोलता है, इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है या फिर ये बिग डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाते। इसके रिलेटेड हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं कि यार ठीक है RDBMS में हम नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल RDBMS में बिग डेटा वगैरह नहीं कर सकते, एंड आज की ड्यूरेशन में डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इसके पहले हमने बिग डेटा का प्रोसेस करने का जो एक फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात की थी, और उसका नाम है हडूप। हडूप से ही तो शुरुआत की थी, हडूप ही तो इस चैनल का बेस है। अगर हडूप के साथ हमें बिग डेटा को प्रोसेस करना है देन द प्योरेस्ट वे वाज मैपरेड्यूस प्रोग्रामिंग, राइट। मतलब हम जावा में जाते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसका जार फाइल एक्सपोर्ट करते हैं और फिर हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं जो अपने हडूप के अंदर स्टोर्ड है। नाउ जब हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस करना पड़ रहा है उसके लिए भी हमें कॉम्प्लेक्स मैपरेड्यूस प्रोग्राम्स लिखने पड़ रहा है। इस चीज को एड्रेस किया गया एंड दे केम अप विद हाइव। अपाचे हाइव, उसके रिलेटेड भी काफी ट्यूटोरियल्स हमने बना के रखे हैं, आप अगर चाहे तो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आ गया होगा। हाँ ये उसके रिलेटेड भी अपने ट्यूटोरियल्स है। मतलब हाइव ऐसा था कि मेरे हडूप के अंदर लेट्स से अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैंने रखा है देन आई एम एबल टू प्रोसेस दैट डेटा यूजिंग SQL। SQL चलो बोलने की बात है, हाइव यूजेस समथिंग कॉल्ड HQL। HQL और SQL में कुछ खास फर्क नहीं है। जिस काम के लिए मुझे 150-200 लाइंस का मैपरेड्यूस प्रोग्राम लिखना पड़ रहा था, नाउ आई कैन अचीव इट यूजिंग सिंगल लाइन क्वेरी। लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो हाइव है वो हडूप का इनबिल्ट कंपोनेंट नहीं है। यू हैव टू डाउनलोड हाइव और आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ता है सेपरेटली, ठीक है। दिस वाज द वे वी यूज्ड टू वर्क विद बिग डेटा, एंड दिस वाज द वे वी यूज्ड टू वर्क विद जो अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके साथ जब हम SQL के साथ काम करना चाहते हैं और वो डेटा बड़ी साइज का है, बिग स्ट्रक्चर्ड डेटा, उस टाइप के डेटा के लिए वी आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड हाइव। नाउ टाइम चलता गया, फ्रेमवर्क्स आते रहे और इसके बीच एक फ्रेमवर्क आया जिसका नाम था स्पार्क। स्पार्क का ये क्लेम था कि अगर आप 100% डेटा को मेमोरी के अंदर प्रोसेस कर सकते हो देन स्पार्क कैन परफॉर्म 100 टाइम्स फास्टर देन हडूप।
और ये जो स्पार्क था ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का फ्रेमवर्क था, मतलब इसके अंदर भी हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं जिस तरह से हम हडूप के अंदर कर रहे थे। स्पार्क क्या है, मेमोरी के अंदर 100% डेटा लेके प्रोसेस करना वगैरह, ये सब चीज़ क्या है, इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा होगा तो हम लोगों ने भाई स्पार्क के भी वीडियोस बना के रखे हैं। सो गो थ्रू फ्यू वीडियोस ऑफ स्पार्क जिसके ऊपर से आपको स्पार्क क्या है और आरडीडी क्या है इस चीज़ का भी आइडिया आ जाएगा। सो स्पार्क के साथ हम लोग डील कर रहे थे और प्योरेस्ट वे टू डील विद स्पार्क इज यूजिंग लेट्स से स्काला, पाइथन, जावा, आर। उसके साथ हम लेट्स से कोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड आरडीडीज, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, मतलब एक ऐसा डेटा सेट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट मतलब अपने आप को रिकवर करने की कैपेबिलिटी रखता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हम लोगों को पता है कि आरडीडी होता है, आरडीडी के अंदर पार्टीशंस होते हैं, और ये जो अलग अलग पार्टीशंस है हम कह सकते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स पे भी स्टोर्ड हो सकते हैं, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स पे भी ये पार्टीशन स्टोर्ड हो सकते हैं। सो ये था आरडीडी। यूजिंग आरडीडीज हम प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे थे, आरडीडीज क्रिएट करना, उनके ऊपर लेट्स से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस एग्जीक्यूट करना, कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट करना। सो ट्रांसफॉर्मेशंस एक्शन से रिलेटेड भी अपने पास एक वीडियो है ना। अपने पास ये सब चीज़ें हैं बट वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस द डेटा इन एसक्यूएल फैशन। सो अगर लेट्स से मुझे स्ट्रक्चर्ड डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करना है, स्टिल आई हैव टू गो थ्रू दिस आरडीडीज वगैरह ये सब बनाना पड़ेगा। बट आई वॉन्ट इज कि मैं सिंपल एसक्यूएल क्वेरी की मदद से प्रोसेसिंग करूं, या फिर एसक्यूएल के कुछ ऑपरेशंस मुझे उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने हैं। सो उस चीज़ के लिए तो चलो यार इतना सब कोडिंग वगैरह करना वगैरह समथिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मतलब अगर एक सेम चीज़ आप एक लाइन में कर सकते हो तो उसके लिए आप 10 लाइन क्यों लिखोगे, काहे लिखोगे बताओ जरा। और चलो ऐसी भी बात नहीं है कि ये एक लाइन लिख दिया इसका परफॉर्मेंस कम आ रहा है और यहाँ पे 10 लाइन लिख दिया उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा आ रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सो आरडीडीज के अपने कुछ लिमिटेशंस थे कि थोड़ा मुश्किल जा रहा था यूजिंग आरडीडीज लेट्स से स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना। और ऐसे नहीं है कि हम आरडीडीज का यूज करके स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, वी कैन प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड डेटा यूजिंग आरडीडीज, लेकिन अगर सीधा एसक्यूएल क्वेरीज है तो दिक्कत क्या है। सो आरडीडी के ये जो 2 लिमिटेशंस है, जिसमें पहली बात ये है कि हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को उतना इजीली प्रोसेस नहीं कर पाते जितना इजीली हम एसक्यूएल के साथ कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर लिमिटेशन, एंड दैट लिमिटेशन इज कि आरडीडी के थ्रू अगर हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं देन जो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर है, मतलब स्पार्क है उसके अंदर कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर है, वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। अब ये कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलो अभी हमने लिमिटेशंस के बारे में बात कर ली, तो अभी सिर्फ लिमिटेशंस जान के क्या करना है, इसके ऊपर कुछ काम तो करना पड़ेगा, राइट। सो इन लिमिटेशंस को एलिमिनेट करने के लिए काम शुरू हुआ एंड दे केम अप विद समथिंग कॉल्ड स्पार्क एसक्यूएल। सो स्पार्क एसक्यूएल ये जो मॉड्यूल है कि बहुत लोगों को ऐसा लगे कि यार नहीं, अगर मेरे पास स्पार्क इंस्टॉल्ड है तो मुझे क्या इसको सेपरेटली फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ डाउनलोड वगैरह करके हाइव के जैसा। नो, स्पार्क इज अ यूनिफाइड स्टैक। सो स्पार्क एसक्यूएल इज कंपोनेंट ऑफ स्पार्क, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। सो ये ऑलरेडी कंपोनेंट है और इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर स्पार्क एसक्यूएल के साथ आप लोगों को काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइन। सो अगर स्पार्क एसक्यूएल के साथ काम करना है तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट यही है कि आपका स्पार्क का इंस्टॉलेशन रेडी चाहिए। सो आपका स्पार्क का इंस्टॉलेशन एक बार अगर हो गया उसके बाद यू कैन डायरेक्टली वर्क विद स्पार्क एसक्यूएल। सो आइदर यू विल गो यूजिंग स्पार्क शेल और यू विल राइट एन एप्लीकेशन और उसको आप स्पार्क सबमिट करके सबमिट करवाओगे, और लेट्स से शेल के अंदर जो लॉजिक लिख रहे हो या फिर अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर अगर आप प्रोग्राम लिख के सबमिट कर रहे हो तो उसमें जो लॉजिक लिख रहे हो उसके अंदर हमें एसक्यूएल रिलेटेड लॉजिक लिखना पड़ता है, और जब हम वो सबमिट करते हैं फिर स्पार्क एसक्यूएल अपना काम चालू करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि स्पार्क एसक्यूएल के अंदर ऐसा क्या है कि जो लेट्स से ये स्ट्रक्चर्ड डेटा वगैरह ये सब चीज़ों को हैंडल करता है, तो स्पार्क एसक्यूएल के कोर में देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा फ्रेम्स। सो देयर इज अ डेटा फ्रेम एपीआई, एक डेटा फ्रेम्स नाम की एपीआई है। सो वी हैव डेटा फ्रेम्स एपीआई एज वेल एज एक डेटा सेट बोल के भी कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट टुडे वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशंस टू डेटा फ्रेम्स ओनली। सो
वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा फ्रेम्स। अभी ये डेटा फ्रेम्स क्या है? तो लेट्स से मैं स्पार्क शेल के थ्रू जा रहा हूं, फिर लेट्स से मैं ऐसा कुछ कोडिंग करता हूं कि मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूं। सो जब मैं बोल रहा हूं कि मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूं तो मैं कर क्या रहा हूं? सो दिस इज वन थिंग। तो अगर मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे पहले जानना जरूरी है कि डेटा फ्रेम क्या है। जो अपना डेटा फ्रेम है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर आरडीडी। तो आरडीडी के जितने भी फीचर्स है वो सब आपको डेटा फ्रेम्स में मिलते हैं। जिस तरह से आरडीडी अपना इम्यूटेबल है, डेटा फ्रेम्स भी इम्यूटेबल है। जिस तरह से आरडीडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा फ्रेम्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉल्ट टॉलरेंस भी यहाँ पे मिल जाता है। सो वी हैव अ डेटा फ्रेम। ये जो डेटा फ्रेम है ये आरडीडी के ऊपर ही बेस्ड है। नाउ वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम्स। और अभी अगर मैं बोलूं कि इस डेटा फ्रेम के अंदर क्या होता है, सो जिस तरह से अगर लेट्स से जब मैं कोई आरडीडी बनाता हूं, सो जब मैं आरडीडी बना रहा हूं उस वक्त लेट्स से मैं बोलता हूं val data equals to sc.text फाइल और आगे उस फाइल का लोकेशन दे देता हूं। यहां पे मैं बोलता हूं कि मैंने आरडीडी क्रिएट कर दिया। सो इसी तरह से हम डेटा फ्रेम्स भी क्रिएट करते हैं। इसके अलग अलग स्टाइल है किस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उस चीज का। सो अगर डेटा फ्रेम ओवरऑल अगर देखने जाऊं, अगर उसको मैं सिंपली एक लाइन में बोलने को जाऊं डेटा फ्रेम क्या है, तो मैं बोलूंगा कि डेटा फ्रेम एक इस तरह का आरडीडी है जिसके अंदर आपने एसक्यूएल का टेबल घुसाड़ दिया है। मतलब अगर लेट्स से मैं डेटा फ्रेम बनाता हूं लेट्स से val df और लेट्स से उस तरह से अगर मैं डेटा फ्रेम बनाता हूं उसके रिलेटेड हम बात करने वाले किस तरह से करते हैं। अभी के लिए बस समझ लो कि वो चीज क्या है। सो डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा रहने वाला है वो डेटा इज गोइंग टू बी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब सीधा का सीधा पूरा का पूरा जो टेबल है वो आपके एक आरडीडी के अंदर है, ठीक है। और लेट्स से बिग डेटा है तो अलग अलग सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेटा, बट इट बिलोंग्स टू वन डेटा फ्रेम। सो एक बार वो डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई तो उसके बाद उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर्ड के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली एसक्यूएल की क्वेरी आप इस टाइप के डेटा पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आरडीडी जो है उसके लिमिटेशंस एलिमिनेट करके दे हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड डेटा फ्रेम जो स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है एंड विच कैन यूटिलाइज कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। तो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर को अभी मैं शॉर्ट में बोल देता हूं क्या है। लेट्स से सीक्वेंस है, 10 ऑपरेशंस का सीक्वेंस है कि पहले मैंने ग्रुप किया है, ऑर्डर किया है, एग्रीगेट किया है, समथिंग इस तरह का कोई मैंने लेट्स से एप्लीकेशन में लॉजिक लिखा है। और जब मैं इसको सबमिट करता हूं तो कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करने से परफॉर्मेंस बढ़िया होगा ये डिसीजन कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर लेता है और उस हिसाब से वो अपने वर्कफ्लो को अरेंज करता है सो दैट अपने को परफॉर्मेंस बढ़िया मिले। सो दिस इज कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर, ठीक है। सो वी आर यूजिंग कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर प्लस वी आर प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। दिस इज मेन पार्ट ऑफ स्पार्क एसक्यूएल, ये मेन कोर है। और एग्जीक्यूशन की अगर बात की जाए कि एग्जीक्यूशन कहां पे होता है, सो डेटा फ्रेम्स वगैरह, आरडीडीज, डेटा सेट्स, ये सब नाम है, दीज आर ओनली नेम्स। जब प्रोसेसिंग की बात आती है तो स्पार्क का जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो ही इसकी प्रोसेसिंग करेगा। इसका मतलब हमें स्पार्क के प्रोसेसिंग का बेनिफिट भी मिल रहा है प्लस हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी भी मिल रही है। सो इफ यू आर यूजिंग स्पार्क एसक्यूएल यू विल गेट दीज टू बेनिफिट्स। अब इस चीज के साथ प्रैक्टिकली काम कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है और ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, एसक्यूएल क्वेरी किस तरह से क्रिएट होती है, ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लेट्स से कुछ प्रैक्टिकल्स के वीडियो वगैरह में अपलोड करूंगा। सो आप लोगों के दिमाग में अभी एक सवाल हो सकता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हम स्पार्क एसक्यूएल के साथ काम कर सकते हैं। सो इस चीज के लिए मैं एक शेर बोलता हूं, ओए टाइम पास मत कर, काम की बात कर। हाँ पाजी, काम की बात है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है ना। डेटा फ्रेम्स को सपोर्ट करती है लैंग्वेजेस 4। डेटा फ्रेम्स को सपोर्ट करती है लैंग्वेजेस 4, स्काला, जावा, पाइथन एंड आर। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम जो प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं उसमें हम कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। इसके लिए भी एक शेर अर्ज है, बाला 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 शैतान का साला, बाला 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 शैतान का साला। और प्रैक्टिकल्स में जो हम लैंग्वेज यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्काला। अभी जो अपना अगला वीडियो है उसके अंदर हम डेटा फ्रेम्स को क्रिएट किस तरह से करना है और किस तरह से चीजें होती है, प्रैक्टिकली किस तरह से हम काम करते हैं डेटा फ्रेम्स के साथ, ये चीज देखने वाले हैं।
और अभी अपना चैनल फिर से शुरू हो चुका है, वीडियो आते रहेंगे और ये पहले स्पार्क का जो सीरीज़ है वो हम ख़त्म करेंगे, फिर आगे की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सो चलो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।